नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी माया सभ्यता के उदय से अंत तक की है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। तो आगे की कहानी सुनते हैं। माया सभ्यता कहाँ विकसित हुई? मध्य अमेरिका के घने वनों में, जहां आज भी जीवित रहने के लिए मनुष्य को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, वहां अमेरिका की खोज किए जाने से भी पूर्व एक उन्नत सभ्यता विकसित हुई थी। इसे मय या माया सभ्यता कहा जाता है। ये वर्तमान फ्रांस जितनी विस्तृत थी। माया सभ्यता ने 3 अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार किया। पहले क्षेत्र में कियापाज, चियापस तथा ग्वाटेमाला की दक्षिण उच्च भूमि आती है। दूसरा क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी से बेलाइज, बलीज तथा होंडुरास तक फैला हुआ है। तीसरे क्षेत्र में युकातान की निम्न भूमि लोलैंड आती है। माया नाम से विख्यात ये प्राचीन सभ्यता किसी के मन में कौतूहल पैदा कर देने के लिए काफी है। ये सभ्यता मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा ट्रॉपिकल रेन वाले वनों में विकसित हुई थी। आज भी वहां के निवासियों को जीवित रहने के लिए एक अंतहीन संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर माया सभ्यता जैसी उन्नत सभ्यता ऐसे स्थान पर कैसे उत्पन्न हो सकी तथा एक विवेकपूर्ण कलात्मक संस्कृति कैसे विकसित कर सकी? माया सभ्यता की कहानी, माया सिविलाइजेशन स्टोरी। इस संपूर्ण सभ्यता की खोज अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। स्पेनवासी विभिन्न राष्ट्रों को जीतने के अभियान पर निकले हुए थे। जब वे दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में युकातान पहुंचे तो वहां घास फूस तथा मिट्टी से बनी कच्ची झोंपड़ियों में रहने वाली प्राचीन आदिवासी जातियों को पाकर दंग रह गए। साथ ही उन्हें पत्थरों से निर्मित नगर भी मिले, जो काफी समय बीत जाने के कारण जंगली पेड़ पौधों से ढक गए थे। ये नगर कोई साधारण नगर नहीं थे, क्योंकि इन नगरों में 230 फुट ऊंचे विशाल पिरामिड बने हुए थे। वहां अनेक महल भी पाए गए। ये महल आकार में यूरोप के कुछ विशाल महलों से भी बड़े हैं। ये सभी वस्तुएं कभी उन मनुष्यों द्वारा बनाई गईं, जो अब बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, और उनकी महान सभ्यता शताब्दियों तक चुपचाप भूमि के नीचे दबी पड़ी रही। आश्चर्य की बात है कि स्पेन के ये विजेता अपने विजय अभियान के दौरान पाई गई इन खोजों के महत्व को समझ नहीं पाए। बाद में 19वीं शताब्दी में कुछ इतिहासकारों ने इन पिरामिडों तथा महलों की ओर ध्यान दिया। इतनी सुंदर वास्तुकला से यह स्पष्ट हो गया था कि इन वनों में कोई विकसित सभ्यता रहा करती थी। किंतु वह कौन सी सभ्यता थी? वे किसके पूर्वज थे? वे किसके वंशज थे? इन सभी प्रश्नों ने इतिहासकारों को परेशान किए रखा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह सभ्यता निश्चय ही आदिम इंडियन जाति प्रिमिटिव इंडियंस की पूर्वज रही होगी। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतनी उन्नत सभ्यता की स्थापना आदिमकालीन आदिवासियों द्वारा नहीं हो सकती। उनके अनुसार माया सभ्यता आदि मिस्रवासियों, इज़राइल के किन्हीं अज्ञात कबीलों या दक्षिण पूर्वी एशिया से आकर बसे लोगों की संतान थी। अनेक पुरातत्ववेताओं के अनुसार माया सभ्यता का जन्म 3000 ईसा लगभग हुआ, किंतु उनके इतिहास की स्पष्ट जानकारी 2500 ईसा के लगभग मिलती है। माया सभ्यता के निर्माता अपनी गणनाओं के लिए एक प्रारंभिक बिंदु से गिनती करते थे। सौभाग्यवश लंबे समय के संघर्ष के बाद इतिहासकार चित्रलिपि शैली हायरग्लिफिक्स में लिखित इन अंकों तथा दिनों को पढ़ पाए हैं। माया सभ्यता की चित्रलिपि शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यक्सकाइलैंड में पाया गया है। वहां एक ऐसी तस्ती मिली है, जिस पर उभारदार नक्काशी द्वारा माया सभ्यता का एक उच्च प्रतिभाशाली व्यक्तित्व चित्रित है। वह व्यक्ति स्वेटजल पक्षी के पंखों की टोपी पहने हुए है और एक आदमी को उसके बालों से पकड़े हुए है। ये दूसरा आदमी पहले आदमी को आत्मसमर्पण के रूप में अपना भाला सौंप रहा है। इस तख्ती का शेष भाग चित्रलिपि से भरा हुआ है। इस चित्रलिपि को समझने पर इतिहासकारों ने इस तख्ती को 680 में निर्मित माना है। माया सभ्यता का समय, माया सिविलाइजेशन टाइम पीरियड। इतिहासकारों ने माया सभ्यता को 3 कालों में बांटा है। 2500 ईसा से विकास काल फॉर्मेटिव पीरियड आरंभ होता है। इसके बाद पूर्व उन्नत प्री क्लासिकल काल आता है। फिर सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित काल क्लासिकल आता है, जो 600 वर्षों से भी अधिक समय तक रहा। ये काल पेटेंट पटन में पूरे जोरों पर रहा।
युकातान में भी कुछ नगरों का निर्माण हुआ। अंत में 150 वर्ष बाद इस गुमनाम नगर में पुनर्जागरण रेनेसांस हुआ, जिसने पेटेन की गौरवपूर्ण संस्कृति का विस्तार किया। यह महान पुनर्जागरण एक लहर के समान आया, जिसने 800 ई से 1000 ई मध्य युकातान नगर को एक स्पंज की तरह आत्मसात कर लिया। अन्य नगर भी अपने अपने तौर पर प्रभावित हुए। यह एक आश्चर्य की बात है कि इतनी महान सभ्यता होने पर भी माया सभ्यता राजनैतिक एकरूपता पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी की नीति पर आधारित नहीं थी। प्रत्येक नगर राज्य की अपनी सरकार, कानून, संस्कृति तथा धर्म था। वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे, किंतु संकट के आने पर विभिन्न राज्य संधियां भी किया करते थे। इस मैत्री को मजबूत करने के लिए कभी कभी अंतर्राज्यीय शाही विवाह भी आयोजित किए जाते थे, किंतु ये संधियां तथा विवाह अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं किए जाते थे। प्रत्येक नगर राज्य की अपनी अलग कानून व्यवस्था होती थी, और एक अलग वास्तुकला शैली भी। माया सभ्यता की सरकार मिस्र के नमूने पर आधारित थी। प्रत्येक नगर में सर्वोच्च सत्ता ऐसे व्यक्ति में निहित रहती थी, जो मिस्र के सम्राटों के समान आधा मनुष्य तथा आधा ईश्वर माना जाता था। इस शासक को परामर्श देने के लिए एक कुलीन वर्ग नोबल क्लास होता था। यही वर्ग नगरीय मामलों की व्यवस्था करता था। इस वर्ग के लोगों का ज्ञान विस्तृत तथा श्रेष्ठ होता था। इस वर्ग के नीचे दस्तकारों का छोटा सा वर्ग होता था। इनके नीचे किसान वर्ग होता था। यही वह विशाल ग्रामीण वर्ग है, जो समय तथा प्रकृति के कोप के सम्मुख टिका रहा। युकातान गांव में इन्हीं के वंशज आज भी घास फूस तथा मिट्टी से बने हुए कच्चे घरों में रह रहे हैं। इनकी बोलचाल की भाषा आज भी वही है, जो इनके पूर्वज अर्थात माया सभ्यता के लोग बोलते थे। अंतर केवल यही है कि अब इस भाषा में स्पेन की भाषा के कुछ शब्द भी घुल मिल गए हैं। माया सभ्यता की विशेषताएं। माया लोगों की लेखन शैली काफी विकसित थी। उन्होंने अपनी लिपि में 800 चिन्हों का प्रयोग किया, जिनमें से अधिकतर को अब पढ़ लिया गया है। उन्होंने अपनी कृतियों को पत्थर की पट्टियों, लकड़ी के फलकों, मिट्टी के बर्तनों तथा सब्जियों के रेशों से तैयार की गई पुस्तकों पर लिखा। ये चित्र लिपि चित्राक्षरों, एल्डेओग्राम्स तथा शब्दों के लिए प्रयुक्त ध्वन्यात्मक फोनेटिक प्रतीकों से निर्मित हैं। उनकी लिखित सामग्री जापान तथा प्राचीन मिस्र की चित्रलिपियों से काफी मिलती जुलती है। माया सभ्यता संख्या प्रणाली। गणित के क्षेत्र में माया सभ्यता अन्य सभ्यताओं से काफी अधिक उन्नत थी। उन्हें शून्य की जानकारी थी। इसके 1000 वर्ष बाद यही शून्य की जानकारी अरब व्यापारियों के साथ भारत से यूरोप पहुंची। रोमन तथा यूनानी लोग शून्य के विषय में नहीं जानते थे। अतः ये दोनों सभ्यताएं माया सभ्यता के समान बड़ी संख्याओं का प्रयोग नहीं कर पाती थीं। माया सभ्यता के लोग सभी संख्याओं को बिंदु, रेखा तथा शून्य इन्हीं 3 चिन्हों द्वारा व्यक्त करते थे। गणित में गहरी रुचि होने के कारण ही वे अपना अलग पंचांग बना पाए। उनके वर्ष में 18 मास होते थे। प्रत्येक माह में 20 दिन होते थे, जिन्हें हाब कहा जाता था। बाद में 5 अतिरिक्त दिन भी जोड़ दिए गए थे। माया सभ्यता वास्तुकला। गणित के समान वास्तुकला के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी प्रगति की थी। माया सभ्यता ही एकमात्र वह सभ्यता थी जिसने मेहराबदार भवन बनाए। ये मेहराबें पत्थर के अलग अलग टुकड़ों तथा चूने गारे से बनाई जाती थीं। माया सभ्यता की वास्तुकला का धार्मिक महत्व भी है। उनके भवनों पर बने सजावटी नमूने विभिन्न देवताओं के चेहरों के आधार पर बनाए गए हैं। ये सांप की आकृति के समान हैं तथा बहुत लंबे हैं। ये चेहरे चीन के शांग वंश के ताओ टीच नामक मुखौटों के समान ही दिखाई देते हैं। इस समानता के कारण कई इतिहासकार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन सभ्यताओं का मूल स्रोत अवश्य ही समान रहा होगा। माया सभ्यता की कला। माया सभ्यता के मंदिरों तथा भवनों पर बने देवताओं के मुखौटे एक अन्य तथ्य को भी उजागर करते हैं। वस्तुतः ये मुखौटे ज्यामितीय नमूने पर आधारित हैं तथा प्यूक शैली में निर्मित हैं। 10वीं शताब्दी में अक्समल में निर्मित मठ का चौकोर प्रांगण प्यूक शैली का एक अच्छा उदाहरण है। माया सभ्यता का अंत। माया सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो स्वयं अपने बल पर ही विकसित हुई, लेकिन इस सभ्यता को भी अंततः विपत्तियों का सामना करना पड़ा।
परिणामस्वरूप इस सभ्यता का न केवल पतन हुआ, बल्कि धीरे धीरे एक दिन वह आया जब ये सभ्यता पुनर्तः लुप्त हो गई। इस सभ्यता के जन्म के विषय में इतिहासकारों में दो प्रकार के मत हैं, किंतु इसके पतन के कारणों के विषय में अनेक विचारधाराएं हैं। अनेक इतिहासकार इसके गायब हो जाने के लिए उन घुमक्कड़ कबीलों नोमैडिक ट्राइब्स को उत्तरदायी मानते हैं, जिनके पास अधिक अच्छे हथियार थे। उनके अनुसार उनके आक्रमणों ने माया सभ्यता के ढांचे को कमजोर कर दिया होगा। नगरों के प्रधान का अपने प्रशासन पर से नियंत्रण हट गया होगा और उनकी चिरकालीन शांति अराजकता में बदल गई होगी। कुछ इतिहासकार इस सभ्यता के पतन के लिए बाहरी आक्रमणकारियों को उत्तरदायी नहीं मानते। उनके अनुसार यह सभ्यता अपने ही आंतरिक युद्धों तथा विसंगतियों के कारण लुप्त हो गई। ये जटिल प्रश्न अभी भी अधर में ही लटका हुआ है। इस सभ्यता के पतन के काल, तिथि तथा कारणों को जानने के लिए जो भी उपलब्ध साधन थे, उन्हें स्पेन के धर्माध्यक्ष बिशप डीफो द लैंडर ने अपनी धर्मांधता के कारण जला दिया। उसने माया सभ्यता के सभी ऐतिहासिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक लेखों की होली जला दी और यह सर्वनाश उसने धर्म की रक्षा के नाम पर किया। इस नुकसान का अनुमान लगा पाना कठिन है। हम केवल यही कह सकते हैं कि इस सर्वनाश के कारण हम उन उपयोगी स्रोतों से वंचित हो गए, जिनकी मदद से हम इस सर्वाधिक मनमोहक सभ्यता के विषय में विस्तार से जान सकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, बताएगा जरूर। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।